अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको दो चीज पहले समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल लॉ में दो टाइप के लॉ होते हैं। एक पहला होता है प्रोसीजरल लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ उस लॉ को कहते हैं जो प्रोसीजर बताता है कि कोई भी कानून का कैसे क्रियान्वयन होगा। वो क्या कानून है पे बात नहीं करता, वो कैसे पे बात करता है ना। जैसे अपन देखते हैं कि घर बनाना है, ये एक काम है, लेकिन घर को कैसे बनाना है ये उसका प्रोसीजर है। तो प्रोसीजरल लॉ मेरे मुताबिक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रोसीजर को हमें पढ़ना पड़ता है। और जो सब्सटेंटिव लॉ है ना, वो कई चीज तो अपने आप समझ में आ जाता है ना। जैसे चाकू मारना गलत है, अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। किसी इंसान को रास्ते में पकड़ के चाकू मारना गलत ही होगा, है ना। आप किसी भी दूसरे देश जाएंगे ना तो वहां का आपको क्रिमिनल लॉ तो समझ में आ ही जाएगा, पिनल लॉ। प्रोसीजर आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या करना होगा। अगर उदाहरण के तौर पे आप अमेरिका में अरेस्ट हो जाते हैं तो आप अरेस्ट होंगे तो आपको क्या करना होगा, ये एक प्रक्रिया है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इंडिया में भी दो टाइप के लॉ है, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, सिविल में भी होता है ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, लेकिन अभी अपन क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रोसीजरल लॉ में सबसे महत्वपूर्ण दो लॉज मेरे नजदीक हैं। एक है सबसे पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ओके, आप लिख सकते हैं इसको, जिसको आमतौर पे हम बोलते हैं CRPC, जहां पर CR का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है। दूसरा होता है एविडेंस एक्ट, ओके। एविडेंस एक्ट को हम प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों कह सकते हैं, मगर मेरे मुताबिक ये एविडेंस जो है प्रोसीजरल लॉ में आएगा मेरे मुताबिक। कई लोग इसको सब्सटेंटिव मानते हैं क्योंकि इसमें कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी होते हैं, है ना, लेकिन मेरे मुताबिक ये प्रोसीजरल लॉ होगा क्योंकि ये प्रोसीजर बताता है कि एविडेंस को कैसे लिया जाए, एविडेंस को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह के एविडेंस काम के नहीं है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ये दो लॉ होंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर इन दो को हमने अच्छे से समझ लिया तो फिर हम आगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले CRPC, और हम लोग CRPC को पूरी तरीके से नहीं देखेंगे, बल्कि हम आज CRPC के उन पहलुओं को देखेंगे जो आमतौर पे एक यंग लॉयर्स के लिए हेल्पफुल होगा। मैं यहां पर सब चीज नहीं बताने वाला, और मेरा सारे यंग लॉयर्स से यह अपील है कि कभी भी लॉ को, अगर आप लॉ की बारीकियों को समझना चाहते हैं तो पढ़ के सीखें। ये मैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि एक प्रक्रिया कैसी चलती है आमतौर पे, और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बुक के आधार पे नहीं बता रहा हूं। मैं आपको यहां पर सेक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक सिंपल, एक यंग लॉयर को जो कोर्ट में कैसे प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो आमतौर पे CRPC के बिल्कुल सेक्शंस पे बात नहीं करूंगा मैं, है ना। और अभी फिलहाल मैं बात करूंगा लॉयर के लिए क्या हेल्पफुल होगा, कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अफेंस। अफेंस यानी कि अपराध। अपराध दो टाइप के होते हैं, ठीक है। लॉयर के लिए अपराध दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञेय, और एक होता है असंज्ञेय, ठीक है। दो टाइप के अपराध होंगे, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल और असंज्ञेय को बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन इसको वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये जितनी बार चाहे उतनी बार हम देख सकते हैं। अब सवाल उठता है संज्ञेय अपराध किसको कहते हैं। सामान्य भाषा में बता रहा हूं, संज्ञेय अपराध का संबंध पुलिस से है, ठीक है। संज्ञेय अपराध को डिफाइन किया गया है, ऐसा कोई वो नहीं कि कौन सा संज्ञेय, जिसको कानून संज्ञेय बोलेगा वो संज्ञेय है। एकदम सरल परिभाषा इसकी ये है। उसके लिए आप चाहो तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, CRPC के अंदर किन किन अपराधों को संज्ञेय बताया गया है, और अलग जो नए नए स्टैट्यूट्स आ रहे हैं, जो नए नए कानून आ रहे हैं, आमतौर पे CRPC पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो CRPC में आमतौर पे उन अपराधों का संज्ञेय या गैर संज्ञेय होना बताया गया है जो CRPC के बनने के पहले का है। उसके बाद के जितने कानून आ रहे हैं, है ना, उन सारे कानून में जो भी नए नए अपराध आ रहे हैं उसमें वो बता दिया जाता है कि ये संज्ञेय होगा या गैर संज्ञेय होगा,
या असंज्ञेय होगा नए नए कानूनों में। तो हम ये समझते हैं कि संज्ञेय अपराध कौन सा है और असंज्ञेय अपराध कौन सा है, इसको अपन पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते, हमको कानून को देख करके बताना पड़ेगा कि कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। अब मैं बताता हूं संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध वो अपराध है, एकदम सरल भाषा में, संज्ञेय अपराध वो अपराध है जिसमें पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। एफआईआर दर्ज किया जाता है धारा 154 सीआरपीसी में। आपको याद रखना चाहिए इसमें, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही एफआईआर को खोलेंगे सबसे पहले ऊपर में 154 लिखा होता है, 154 सीआरपीसी। ओके, संज्ञेय अपराध उस अपराध को कहते हैं जिसमें पुलिस एक्शन ले सकती है, जिसमें पुलिस एक्शन ले सकती है। कोर्ट तो हर केस में कॉग्निजेंस ले सकती है ना, जो उसके सामने विचारणीय है, ट्राइबल है। यह संज्ञेय शब्द असल में पुलिस से रिलेटेड है, जिसमें पुलिस एक्शन ले सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के जिसमें पुलिस एक्शन ले सकती है उसको हम कहते हैं संज्ञेय, और जिसमें पुलिस बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के एक्शन नहीं ले सकती उसको हम कहते हैं असंज्ञेय अपराध। ठीक है, क्लियर हो गया? दो टाइप के अपराध होंगे, संज्ञेय और असंज्ञेय। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई क्लाइंट आए किसी ऐसे अपराध के लिए, है ना, वो चाहता है कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है जो एक अपराध तो है मगर आपकी नजर में वो संज्ञेय नहीं है, तो आप उसको क्या कहोगे, भाई इसमें पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी, आपको कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो अपराध हो गए, संज्ञेय और असंज्ञेय। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आएगा, है ना, या हमारे पास जब भी कोई केस आएगा तो हमको ये चीज देखना है कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है, अगर पुलिस ने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर लिया है और आपके मुताबिक वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि ये अपराध जो है नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं कि कई बार पुलिस एक से ज्यादा ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज करती है, जैसे 323, 294, 506। तो उनमें से अगर 6-7 धाराओं में से अगर एक भी कॉग्निजेबल होगा तो पुलिस उसमें एक्शन ले सकती है। मगर मिसाल के तौर पे सिर्फ एक सेक्शन है, सिर्फ एक अपराध के लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और आपके मुताबिक वो संज्ञेय नहीं है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो दो टाइप के अपराध कौन से होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय क्या होगा, जिसमें पुलिस एक्शन ले सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, और असंज्ञेय एक्शन नहीं ले सकती बिना कोर्ट के ऑर्डर। सिंपल है, ठीक। संज्ञेय असंज्ञेय क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है, अब असंज्ञेय के बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि असंज्ञेय के लिए आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अलग से प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी। आमतौर पे क्रिमिनल लॉयर्स के पास जो केसेस आते हैं वो डिफेंस के लिए आते हैं, जिसमें पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके बाद आपको उस क्लाइंट को बचाना होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले संज्ञेय अपराध के बारे में बात करते हैं। संज्ञेय अपराध के दो कैटेगरी होते हैं, है ना। जैसे ही पुलिस संज्ञेय अपराध दर्ज करेगी तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि वो केस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कौन सा केस बेलेबल है, कौन सा अपराध जमानती है या गैर जमानती है, यह भी उस अपराध को देखकर जानना पड़ेगा आपको। इसके लिए कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ अपराध जो सीआरपीसी के पहले से अपराध हैं उन लोगों को अनुसूची में बताया गया है कि वो जमानती है या गैर जमानती है। अगर आप सीआरपीसी के साथ जो अनुसूची दर्ज है, फर्स्ट शेड्यूल है, जो प्रथम अनुसूची है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें धाराओं का वर्णन है, ये है ना, कि वो धारा जमानती है या गैर जमानती। ठीक है, आमतौर पे जो छोटी धाराएं हैं, जो छोटे अपराध हैं, वो जमानती हैं आमतौर पे, है ना, और बड़े अपराध हैं वो गैर जमानती आमतौर पे। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, मगर आमतौर पे जो छोटे अपराध हैं वो जमानती होते हैं और जो बड़े अपराध हैं वो गैर जमानती होते हैं। एक सरल आमतौर पे मैं बता दूं, जिसमें 3 साल से कम तक की सजा होती है वो अमूमन आमतौर पे जमानती होते हैं, आमतौर पे, हमेशा नहीं, है ना। एक अपवाद है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, वो जमानती है या गैर जमानती। ठीक है, आपके पास एक आदमी आया, अगर उसके खिलाफ वो बोलता है मेरे खिलाफ ये धारा के तहत एफआईआर होने वाला है या हो चुका है। कई बार होता है ना, एफआईआर होने के पहले आदमी अरेस्ट नहीं, एफआईआर हो चुका है मगर आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है, ये भी कंडीशन हो सकती है। या आदमी को धमकी दी जा रही है कि हम तेरे खिलाफ ऐसा ऐसा रिपोर्ट करने वाले।
ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि अगर ऐसा रिपोर्ट वो करते हैं तो इस धारा के तहत अपराध बनेगा और ये धारा जमानती होगा। अगर जमानती होगा तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि जमानती है, और अगर गैर जमानती होगा तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि भैया ये गैर जमानती है। ठीक है, अगर क्लाइंट आपके पास पहले आया है अरेस्ट होने के पहले, ठीक है, अगर आपके पास क्लाइंट अरेस्ट होने के पहले आया है और वो जमानती है तो आप क्लाइंट को क्या बोलेंगे, भैया आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप थाने जाइए और आपको थाने में ही छोड़ दिया जाएगा जमानत पे। जमानती अपराध वो अपराध को कहते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली जेल में नहीं भेजा जाता है ना। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आप जमानत पेश करिए, है ना, उसमें आपको जमानत मांगना नहीं है। जमानती अपराध में आपको जमानत मांगना नहीं है, आपको डायरेक्टली जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। अगर आप जमानत पेश नहीं कर सकते हैं तब की स्थिति में आपको जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस है, जो मैं 10 साल से वकालत कर रहा हूं, तो एक प्रैक्टिस ये है कि जमानती अपराधों में जमानतदार नहीं भी होता है तो भी कोर्ट आपको जेल नहीं भेजती है, आपको अपने स्वयं के मुचलके पे छोड़ दिया जाता है। और कोर्ट चाहे तो स्वयं के मुचलके पे छोड़ दे या कोर्ट आपको समय दे दे कि आप इतने दिन के अंदर जमानतदार लाइए। मगर मेरे अनुभव में अभी तक मैंने 10 साल में एक भी केस ऐसा नहीं देखा है जिसमें जमानतदार नहीं होने की वजह से किसी को जेल भेजा गया हो जमानती अपराध। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है, जमानती, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं बेलेबल, और नॉन बेलेबल को कहते हैं गैर जमानती या अजमानती। ठीक है, सेक्शन पे बात नहीं करेंगे, आपको देखना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि ये धारा है ना, और ये धारा के तहत मेरे खिलाफ अपराध बन रहा है, मैं क्या करूं। अगर जमानती होगा तो आप बोलेंगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थाने जाइए और आप सरेंडर कीजिए, आपको गिरफ्तार करेंगे और आपको फिर से जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस बोलती है कि आप जमानतदार लेके आइए अपने साथ, कई बार पुलिस आपको आपके मुचलके पे छोड़ देती है। ठीक है, अगर जमानती अपराध है तो आपको क्लाइंट को भेजना है थाने, वहां से जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उस इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस को लगता है कि अपराध बनता है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में। ठीक है, आपको कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल करेगी तो आपको सूचना देगी पुलिस आपको सूचना देगी कि हम आपके खिलाफ, क्योंकि आपको पहले उसने अरेस्ट कर लिया है, आपने उसके पास जमानत बोल दिया कि भाई हम कोर्ट में उपस्थित हो जाएंगे, पुलिस आपको सूचना देगी हम इतने तारीख को इस अदालत में अभियोग पत्र यानी कि चार्जशीट फाइल करेंगे, आप वहां उपस्थित हो जाना। ठीक है, जब पुलिस आपको सूचना देगी आपको वहां उपस्थित होना है, वहां आपको जमानत पेश करना है कोर्ट में। ठीक है, वहां आप जमानत पेश करेंगे और अगर आपके पास जमानतदार नहीं है तो आप कहेंगे कि हमको समय दिया जाए जमानत के लिए, या आप कोर्ट को अपील करेंगे कि हमको अपने मुचलके पे छोड़ दिया जाए। मैं देखता हूं कि दोनों कंडीशन में कोर्ट आपको छोड़ देती है। रही बात जमानती की, ठीक है, एक बार चालान पेश हो गया उसके बाद प्रक्रिया वही होगी, जमानती और गैर जमानती के लिए प्रक्रिया सेम हो जाएगी चार्जशीट के फाइल होने के बाद। लेकिन चार्जशीट के फाइल होने के पहले जमानती और गैर जमानती में फर्क है। ठीक है, जमानती क्लियर हो गया। अब आते हैं गैर जमानती अपराध की तरफ। गैर जमानती वो अपराध को कहते हैं जिसके लिए जमानत आपको कोर्ट से मांगना पड़ेगा। गैर जमानती का मतलब यह नहीं कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, गैर जमानती का मतलब यह है कि आपको कोर्ट से जमानत मांगना पड़ेगा। ठीक है, अब कोर्ट से जमानत मांगने के लिए आपके पास 3 सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर। सबसे पहला सेक्शन है 437, ठीक है, दूसरा सेक्शन है 438 और एक सेक्शन है 439। ये 3 सेक्शन सीआरपीसी के अंदर है जो गैर जमानती अपराधों के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन 438, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये अग्रिम जमानत के लिए है, जहां पर आप अग्रिम मतलब गिरफ्तार होने के पहले ही कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हो हमको जमानत पे छोड़ा जाए। क्योंकि हमारे खिलाफ, है ना, अगर आपके खिलाफ कोई अपराध दर्ज हो गया है जो गैर जमानती है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो सीधा पुलिस के पास जाएं और गिरफ्तार हो जाएं, या पुलिस आपके पास आए आपको गिरफ्तार कर ले, या फिर आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के सामने बोलेंगे कि भाई मेरे खिलाफ। लेकिन शर्त यह है कि ये 438 सिर्फ गैर जमानती अपराधों के लिए है। अगर आपके खिलाफ जमानती अपराध का कोई केस है तो आप 438 के तहत अग्रिम जमानत नहीं ले सकते। अग्रिम जमानत आपको केवल तब मिलेगा जब आपके खिलाफ गैर जमानती है, और ये प्रैक्टिकल भी है। अगर आपके खिलाफ ऑलरेडी जमानती अपराध है तो इसकी जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। अगर आपके खिलाफ गैर जमानती अपराध है तो आप 438 के तहत आप कहां लगाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशंस में आप एप्लीकेशन लगाएंगे। मजिस्ट्रेट को अग्रिम जमानत देने का पावर छत्तीसगढ़ में नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी है भारत के किसी भी राज्य में 438 का पावर मजिस्ट्रेट को नहीं है।
आपको कोर्ट ऑफ सेशंस में यह आवेदन लगाना पड़ेगा। ठीक है, 438। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन, हाँ अब 438 में एक और बता दूं, अग्रिम जमानत का अधिकार एक तो कोर्ट ऑफ सेशंस को है और एक हाई कोर्ट को है। आप सबसे पहले लगाएंगे कोर्ट ऑफ सेशंस में। अगर आपको कोर्ट ऑफ सेशंस में आपको अनुतोष नहीं मिला, अगर जमानत नहीं मिली, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जेल चले जाएंगे, आप हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं उसके बाद, है ना। हाई कोर्ट को भी ये पावर है 438 का अग्रिम जमानत देने का। अगर हाई कोर्ट ने भी आपको जमानत नहीं दिया तो भी आपको सीधा गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एसएलपी फाइल करके आप वहां पर भी अग्रिम जमानत मांग सकते हैं। ठीक है, तो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा समय आपको मिल जाता है इसमें 438 में। ठीक है, अब बात करते हैं 437 और 439। ये वो धाराएं हैं जब आप गिरफ्तार हो गए या आपका पक्षकार गिरफ्तार हो गया तब आप उसमें जमानत मांगते हैं। ठीक है, 437 सबसे पहले देखते हैं। 437 जो होता है ये गैर जमानती अपराधों के लिए आप जमानत मांगते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। जो निचली अदालत होती है, जो सबसे निचली अदालत होती है, मजिस्ट्रेट जिसके सामने आप पुलिस पेश करती है। जब किसी अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो जिस मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश करेगी उस मजिस्ट्रेट के सामने आप धारा 437 के तहत 437 के तहत जमानत का आवेदन लगा सकते हैं। मजिस्ट्रेट, शर्त यह है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, 437 का एप्लीकेशन सिर्फ लगेगा मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास 437 नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया या SC/ST एक्ट का या कोई भी स्पेशल एक्ट है जिसमें डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन में पेश किया जाता है, तो वहां पर 437 आप नहीं लगाएंगे, वहां सीधे 439 लगाएंगे। ठीक है, 437 पे आते हैं। 437 क्या बोलता है आमतौर पे? 437 के तहत आप एप्लीकेशन लगाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, और अगर उसमें एक रूल है, 437 बोलता है कि अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट आपको जमानत पे छोड़ सकता है, मजिस्ट्रेट आपको जमानत पे छोड़ सकता है, मगर कुछ कंडीशंस हैं कि मजिस्ट्रेट आपको जमानत पे नहीं छोड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन उसमें यह है कि अगर आपको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है तो मजिस्ट्रेट आपको जमानत पे नहीं छोड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई प्रीवियस कन्विक्शन है जो 7 साल तक का है ना, या एक से ज्यादा कन्विक्शन है जो कुल मिला के 7 साल तक के हो जाते हैं, तो आपको जमानत पर नहीं छोड़ेगा, ये सेक्शन कहता है। मगर प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, सेक्शन को देखने पर तो ऐसा लगता है कि लगभग हर केस में जिसमें फर्स्ट ऑफेंस है उसको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा, मगर प्रैक्टिकली जो मेरा अनुभव है, मैं देखता हूं आमतौर पे कि मजिस्ट्रेट लोग, वो मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट, आपको कुछ मजिस्ट्रेट जमानत पे छोड़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। मगर अगर आप सेक्शन पे जाएंगे 437 पे, तो 437 ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो छोड़ सकता है ना। केवल 2 कंडीशन उसमें दिए हैं जिसमें नहीं छोड़ सकता, है ना। और भी कुछ एक्सेप्शन है। मैं कहता हूं बारीकियों के लिए आप कानून को पढ़ें, किताब को, ये सिर्फ एक आपको सामान्य जानकारी के लिए है। ठीक है, 437। अब आते हैं 439। अगर आपने, है ना, अगर आपने 437 के तहत मजिस्ट्रेट के पास बेल एप्लीकेशन लगाया और मजिस्ट्रेट ने आपको बेल नहीं दिया, तो फिर आप कहां जाएंगे? कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशन में आप बेल एप्लीकेशन लगाएंगे 439, सेक्शन 439 के तहत। ठीक है, और सेक्शन 439 में ये जो पहली कंडीशन मैंने बताया था ना, आजीवन कारावास की सजा हो या मृत्यु दंड की सजा हो, ऐसा अपराध है तो वो जमानत पे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन जो है 439 पे नहीं है। सेशंस कोर्ट चाहे तो किसी भी धारा के लिए, किसी भी अपराध के कितना भी संगीन अपराध हो उसमें जमानत पे छोड़ सकती है कोर्ट ऑफ सेशंस। अधिकतम जो कोर्ट ऑफ सेशंस को करना होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक समय देना होता है कि वो बेल का विरोध करे, बस इतना होता है। छोड़ सकती है सब केस में, ठीक है। मगर प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, वो छोटे छोटे केस में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बकायदा जवाब का मौका दिया जाता है ना, विरोध का मौका दिया जाता है। तो ये जो मौका दिया जाएगा, ये वाली बात मैं अब समझता हूं कि रिडेंडेंट हो गई है, क्योंकि लगभग हर केस में, है ना, जब भी आप बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसकी एक कॉपी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देते हैं, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमानत का विरोध करता है। तो लगभग ये बात कि जमानत पे छोड़, मतलब जो संगीन अपराधों में जमानत में छोड़ने से पहले जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी वो सुनेगी, इस बात का कोई खास अब मतलब नहीं रहा, क्योंकि लगभग हर केस में
लगभग हर केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर विरोध करता है, चाहे वो 2 साल की सजा वाला हो केस, 3 साल की सजा हो या हर केस हो, तो वो बातें अब बहुत मायने नहीं रखती। ठीक है, 439 के तहत बेल एप्लीकेशन सुनने का अधिकार किसको है? कोर्ट ऑफ सेशंस को और हाई कोर्ट को। आप चाहो तो डायरेक्टली भी हाई कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट ऑफ सेशन जाए बगैर, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसमें कुछ कुछ कंडीशंस लगा दी हैं कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट मत जाइए। जैसे अगर आप दूसरे राज्य के आदमी हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश का आदमी हूं और छत्तीसगढ़ में अरेस्ट हो गया हूं, तो मैं मजिस्ट्रेट के सामने 437 लगाऊं और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने 439 लगाऊं, उसके बजाय मैं सीधा हाई कोर्ट एप्लीकेशन लगा सकता हूं। ये हमारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है। हालांकि कोई भी आदमी डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है जजमेंट के मुताबिक, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया है। या फिर एक कंडीशन ये है कि हालांकि उसके लिए आपको पूरा जजमेंट पढ़ना चाहिए, अगर आप कोई चाहेगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। एक कंडीशन ये हो सकता है कि एक से ज्यादा आरोपी लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक आरोपी का बेल डिसमिस हो गया सेशन कोर्ट से, जिसके खिलाफ उसी के जैसा आरोप है, तो वो आदमी फिर से वहां जाए, फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाए, फिर कोर्ट ऑफ सेशन में जाए, उसके बजाय वो सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। अगर एक सह आरोपी जिसके खिलाफ लगभग बराबर आरोप है, वो उसकी बेल अगर डिसमिस हो गई लोअर कोर्ट से, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है हमारे हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक। ठीक, क्लियर हो गया? जमानत के संबंध में कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जमानत के और इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, एक धारा 167(2) है जो ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन जो पुलिस है, अगर एक निश्चित समय, उसको आपको देखना पड़ेगा 167(2) में 60 दिन और 90 दिन, आमतौर पे जो छोटे अपराध हैं उसके लिए 60 दिन और 90 दिन, वो अब मैं चाहता हूं 10 साल से कम सजा वाला है उसके लिए 60 दिन और 10 साल से ज्यादा वाले के लिए 90 दिन। ठीक है, मगर मैं श्योर नहीं हूं तो आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसमें अगर उस दरमियान अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे किसी उसमें डिटेल से। जमानती गैर जमानती की बात आ गई। ठीक, अब सवाल होता है ट्रायल, है ना। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया, ठीक, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, पुलिस ने अब फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट बना ली और कोर्ट के सामने पेश कर दिया। ठीक, कोर्ट के सामने पेश करेगी तो आमतौर पे जो चार्जशीट होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जो लोअर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, चाहे वो लोअर कोर्ट उस केस की सुनवाई करे या ना करे। आमतौर पे कहां पेश किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा चार्जशीट को। अब सवाल ये होगा मजिस्ट्रेट के पास कि वो मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि वो केस का विचारण जो होगा, ट्रायल होगा, वो किस कोर्ट में होगा। अगर छोटे अपराध होते हैं तो वो मजिस्ट्रेट के सामने, है ना। इसको भी डिफाइन किया गया है ना, किन अपराधों को किस न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, वो भी ऑलरेडी सीआरपीसी में फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है ना। तो किस कोर्ट में ट्रायल होगा ये आमतौर पे पता होता है वकीलों को, मगर फिर भी सबसे पहला प्रश्न कोर्ट को देखना होता है कि वो किस कोर्ट में चलने लायक केस है ना। अगर मजिस्ट्रेट के सामने ही चलने लायक को केस होगा तो फिर मजिस्ट्रेट खुद केस दर्ज करेगा और ट्रायल शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि ये जो चार्जशीट फाइल की गई है इसमें जो सेक्शन, चाहे एक सेक्शन ही क्यों ना हो, 10 सेक्शन के तहत एफआईआर फाइल हुआ है, उसमें से कोई एक सेक्शन बोलता है कि इसका ट्रायल इस कोर्ट में नहीं होगा बल्कि किसी और कोर्ट में होगा, चाहे वो कोई स्पेशल कोर्ट हो या फिर वो सेशंस कोर्ट हो, ठीक है, वहां होगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस चार्जशीट को भेज देगा हायर कोर्ट के पास। इसको आमतौर पे हम इंग्लिश में कहते हैं कमिटल, कमिट कर देगा वहां, या फिर हिंदी में कहते हैं उपार्पण, उपार्पित कर देगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायबल होगा तो मजिस्ट्रेट खुद ट्रायल करेगा, और अगर नहीं होगा तो क्या करेगा? कमिट कर देगा उस कोर्ट के पास, कमिट कर देगा को साधारण भाषा में बोलो भेज देगा उस कोर्ट के पास जहां उसका ट्रायल होना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्रोसेस ट्रायल का क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे ही किसी भी कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, चाहे मजिस्ट्रेट के पास हो या कमिट कर देने के बाद वहां हो, तो सबसे पहला काम होता है चार्ज।
जिसको हिंदी में हम कहते हैं आरोप। आमतौर पे आदमी बोलता है, हम लोग बोलते हैं ना क्लाइंट को, यार इसमें चार्ज लगने वाला है, तो उसको लगता है पैसा लगने वाला है है ना। इसलिए हम तो क्या करते हैं, जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसमें बोलते हैं आरोप लगने वाला है। और जेल के जो कैदी लोग उसको गवाही चार्ज बोलते हैं, है ना। सिर्फ चार्ज बोलोगे तो उनको कितना चार्ज लगी, कितना चार्ज लगेगा पूछेंगे, इसलिए जेल वाले उसको गवाही चार्ज बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, बाकी यहाँ कुछ बोलते होंगे पता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है चार्ज। कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी, चार्ज, आरोप लगाएगी उसके ऊपर। उस आदमी को बोलेगी, जो भी आरोपी है उसको बोलेगी कि भाई आपके खिलाफ ये आरोप है, आपके खिलाफ ये फला फला आरोप है, आप क्या चाहते हो, क्या आप अपना जुर्म कबूल करना चाहते हो या विचारण चाहते हो, विचारण नहीं कि ट्रायल चाहते हो, ठीक। अगर आदमी बोलता है कि मुझे जुर्म स्वीकार है तो वहीं खत्म हो जाता है मामला, और कोर्ट फिर सजा पे फैसला करती है कि अगर आपको जुर्म स्वीकार है तो आपको कितनी सजा दी जाए, फिर उस पे बात होती। और अगर आरोपी बोलता है कि नहीं भाई मेरे को जुर्म स्वीकार नहीं है, तो फिर उसका ट्रायल होता है। मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं कि जो छोटे छोटे अपराध होते हैं ना, जिसमें सिंपल फाइन होता है 400, 500, 1000, 2000 का, तो आमतौर पे आरोपी लोग उसमें स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि केस लड़ना महंगा होता है, ठीक। फिर भी ये प्रोसीजर है, आरोप आपको सुनाया जाएगा। हो सकता है 100 रुपए के अपराध के लिए ही आपको ट्रायल पूरा झेलना पड़ जाए। कई लोग होते हैं जो सिर्फ जिसमें फाइन होता है 4-5 हजार का, उसके लिए भी पूरा केस लड़ते हैं और लाखों खर्च कर देते हैं। ये आदमी के ऊपर, आदमी के डिसीजन पे निर्भर करता है, ठीक है। चार्ज, अब चार्ज लग गया, मान लेते हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया। अब क्या होगा, अब गवाहियों को नोटिस जाएगी प्रोसिक्यूशन के, है ना। सबसे पहले गवाहियों को नोटिस जाएगी प्रोसिक्यूशन के। प्रोसिक्यूशन अपने गवाही बुलाएगी और अपने जो साक्ष्य उन्होंने संकलित किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उनको कोर्ट के सामने एग्जिबिट कराएगी, उनको कोर्ट के सामने लाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इस स्टेज को कहते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस, हिंदी में इसको कहते हैं अभियोजन साक्ष्य, ठीक है। अभियोजन साक्ष्य, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के खत्म होने के बाद, ठीक है, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाता है पूरा और कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, तो कोर्ट आपको सीधा सीधा छोड़ देगी, है ना। लेकिन अगर आपके खिलाफ कुछ सबूत आए हैं आपके खिलाफ, तो फिर पुलिस आपका एक स्टेटमेंट लेगी, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। इसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में मुजरिम बयान, ठीक है। इस मुजरिम बयान में होता क्या है कि कोर्ट आपके सामने जितने भी आपके खिलाफ गवाही आए हैं, जितने भी आपके खिलाफ सबूत आए हैं, उन सबूतों को एक पेपर में लिख के देती है और पूछती है आपको कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव यह है कि आमतौर पे कोर्ट का एक आदमी उसको लिखता है, कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता कि खुद लिखे, मगर कुछ कोर्ट इसको खुद करती है और कोर्ट कर सकती है चाहे तो, ठीक है। जहां पर कोर्ट आपको पूछेगी कि भाई ये आपका के खिलाफ सबूत है, आपका क्या कहना है, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया। इसके बाद अब इसमें दो, अभी मेरे को एक बात पता चली है कि अगर ये लोअर कोर्ट में है, मजिस्ट्रेट के सामने, और आपका स्टेटमेंट दर्ज हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, कोर्ट आपको पूछेगी कि आपको अपना बचाव देना है, आपको अपने बचाव में कोई सबूत देना है या आप कोई गवाही लाना है, कोर्ट पूछेगी। अगर आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो भी ठीक है, ठीक है। इस स्टेज को कहते हैं डिफेंस एविडेंस। क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बचाव साक्ष्य, ठीक है। सबसे पहले क्या लगेगा, चार्ज, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, एंड देन डिफेंस एविडेंस, ठीक है। इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट होगा, जिसको हम कहते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट या अंतिम तर्क, है ना। फाइनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, होगा, जिसमें प्रोसिक्यूशन सबसे पहले शुरू करेगी और बताएगी कि भैया हमने ये सबूत इस आरोपी के खिलाफ पेश किया है और हम जो चार्ज था, उसके ऊपर जो आरोप था, उसको हम साबित करे हैं, इसको सजा दिया जाए।
उसके बाद फिर डिफेंस का जो वकील होगा, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस काउंसिल, वो आपके बचाव में, आपके आरोपी के बचाव में बहस करेगा, है ना, तर्क पेश करेगा और बोलेगा कि भाई प्रोसिक्यूशन की साक्ष्य में ये खामियां हैं, ये कमियां हैं, इस वजह से आरोपी को छोड़ा जाए। उसके बाद कोर्ट एक फाइनल डिसीजन पे निर्णय करती है। ठीक है, अब इस पे एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा आपको, जो मेरे को खुद अभी पता चली है, वो ये है कि दो टाइप के कोर्ट होते हैं, एक होता है मजिस्ट्रेट का कोर्ट और एक होता है कोर्ट ऑफ सेशंस। तो कोर्ट ऑफ सेशंस अभी मेरे को खुद अभी पता चला है, उसमें एक धारा 332 है और 232 सॉरी और 233 है। इन दोनों धाराओं को पढ़ने पर मेरे को कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में यह पता चला है कि धारा 232 कहती है, धारा 232 क्या कहेगी कि सबसे पहले एविडेंस होगा प्रोसिक्यूशन का, उसके बाद, है ना, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा, है ना, उसके बाद मुजरिम का बयान होगा, 313 का स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद उस पॉइंट पे बहस होगा, उस पॉइंट पे, ये शब्द है धारा 332 में, उस पॉइंट पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहस होगा, यानी कि पुलिस की तरफ से, ठीक है, और उसके बाद बहस होगा डिफेंस की तरफ से, उसके बाद कोर्ट चाहे तो अक्विट करेगी, दोष मुक्त करेगी 232 के मुताबिक। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोर्ट में मैंने ये प्रोसीजर नहीं देखा है। अगर ये प्रोसीजर का फॉलो होने लग जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, है ना। देखो धारा 232 क्या बोलता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, फिर मुजरिम का बयान होगा, फिर बहस होगा, और अगर उस बहस के दौरान कोर्ट को लगेगा कि अभियुक्त के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ सबूत जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो कोर्ट उसको छोड़ देगी। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, कोर्ट ऑफ सेशंस की बात है ये, लोअर कोर्ट में ये प्रक्रिया नहीं है। लोअर कोर्ट में प्रक्रिया जो मैंने पहले बताया था वो है, ठीक है। 232 के तहत प्रोसिक्यूशन एविडेंस, मुजरिम का बयान, उसके बाद बहस, या फिर अब सबूत नहीं है तो छोड़ दिया जाए। अब धारा 233 क्या कहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोर्ट में फॉलो नहीं होता है, लेकिन मैं कानून की बात बता रहा हूं। धारा 232 क्या बोलता है कि अगर कोर्ट ने उसको दोष मुक्त नहीं किया, अगर कोर्ट को लगता है कि ये दोष मुक्त का अधिकारी नहीं है, है ना, मतलब प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किए हैं, उसके हिसाब से आरोपी को सजा होनी चाहिए, आरोपी दोष मुक्त का अधिकारी नहीं है, तब कोर्ट क्या कहेगी अभियुक्तों की, तुमको अपने बचाव में कुछ कहना है, तब कोर्ट अभियुक्त को बोलेगी आप बचाव साक्ष्य पेश करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि यह कानून में है मगर प्रक्रिया में नहीं है। हमारे यहां क्या होता है, डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, 313 का बयान होता है, बहस होता है, उसके बाद उस 317 के बयान में ही आरोपी को पूछा जाता है क्या तुम्हें बचाव देना है, और उसी में अगर वो कहता है मुझे बचाव नहीं देना है, तो उसके बाद सीधा बहस होती है और केस या तो फिर सजा होता है या फिर दोष मुक्त हो जाता है। अगर इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तो बहुत फायदा होगा उन लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वकीलों की लापरवाही से या समय की कमी से या किसी और वजह से अभियुक्त अपना बचाव नहीं दे पाता, और सजा होने के बाद उसको पता चलता है यार मुझे बचाव ले लेना था, है ना। तो अगर यह प्रक्रिया पालन होगा तो ऐसी निर्मित नहीं होगी स्थिति कोई भी, क्योंकि कोर्ट पहले डिसाइड कर लेगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ दोष मुक्त होना है, अगर तो पहले ही वो हो जाएगा, और अगर आपको दोषी होने का कोई चांस है तब कोर्ट आपको सबूत मांगेगी। अगर ये प्रक्रिया होने लगे तो बहुत स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि कुछ केसेस में हम लोग वकीलों की गलती से ही सजा हो जाता है। हमको बचाव लेना चाहिए मगर हम नहीं लेते, क्योंकि हम लोगों के अंदर वकीलों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये है कि हमको लगता है कि बचाव में साक्ष्य लेने से कई बार नुकसान हो जाता है, इस वजह से लोग नहीं लेते। लेकिन सोचिए अगर इसका पालन होगा, इस नियम का, तो वकील को पहले ही क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरे खिलाफ तो सजा होने लायक सबूत आ चुका है, तब मुझे बचाव लेना है, तो फिर एक बेहतर स्थिति निर्मित होगी। हालांकि उसके लिए फिर कोर्ट कई बार ऐसा एक प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई इसमें सजा होने का चांस है तो अभियुक्त तो भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, तो उस समय के लिए कुछ कुछ नियम बनाए जा सकते हैं कि आरोपी भागे ना, आरोपी यहीं रहे, वो नियम हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नियम का, मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट भी इसको देखे और इस पे PIL फाइल होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं खुद फाइल करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोर्ट को मार्गदर्शन देना चाहिए, हाई कोर्ट को, कि ये दो धाराओं का
बिल्कुल प्लेन मीनिंग यही है कि सबसे पहले धारा 225 के तहत या तो अक्विटल होगा या फिर बचाव का मौका तब आएगा जब अक्विटल नहीं होगा। मतलब ये फाइनल, ये बहस के बाद की स्थिति है, ठीक है। फिर लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में वही होता है जो मैंने पहले बताया कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, 313 का स्टेटमेंट होगा, बहस होगा और फैसला होगा या बचाव के बाद, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि अगर आपको, इसमें महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अगर किसी आरोपी को दोषी पाया गया है ना, कन्विक्शन होता है उसके खिलाफ, तो प्रश्न है कि क्या वो सीधे जेल जाएगा, क्या वो सीधे जेल जाएगा या फिर वो जमानत पे रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा धारा 389 क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सजा होने के बाद उसको अपील का हक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आरोपी जो रहता है जमानत पे रहता है, अचानक उसको सजा हो जाती, तो वो सीधे जेल जाए, ये ठीक नहीं है। तो कुछ केसेस में है ना, अगर जमानती अपराध का आरोप है, चाहे कितने भी साल की सजा हो, उसमें जमानती धारा में आपको सजा दिया जाता है, तो कोर्ट आपको सीधे जेल नहीं भेजती है, बल्कि कोर्ट आपको जमानत पे ही छोड़ देती है। जिस कोर्ट ने सजा दिया वही आपको जमानत पे छोड़ सकती है और प्रैक्टिकली छोड़ देती है। आवेदन पेश करिए आप, आपको छोड़ देगी। अगर जमानती धारा, सवाल याद रखिएगा, अगर जमानती धारा के तहत आप है ना, किसी जमानती धारा में आपको दोषी पाया गया है, तो चाहे वो कितने भी साल तक की सजा वाला केस हो, आपको जमानत पे छोड़ा जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि गैर जमानती धारा होगा। गैर जमानती धारा में अगर आपको सजा दिया गया है, तो अगर आपको 3 साल से कम तक की सजा दिया गया है, तो कोर्ट जिसने आपको सजा दिया वो आपको जमानत पे छोड़ देगी। अब आपको, लेकिन इसके लिए एक लिमिट रहता है ना, ये कोर्ट आपको हमेशा के लिए जमानत पे नहीं छोड़ेगी, एक लिमिट समय के लिए, अपील करने तक के लिए आपको छोड़ेगी। जो अपील का टाइम है वो कोर्ट कई बार उससे ज्यादा समय भी देती है। जैसे हमारे गरियाबंद के कोर्ट में कोर्ट अपील के समय से कुछ और समय देती है, क्योंकि आदमी को अगर 1 महीने का समय दिया जाएगा, 1 महीने का अपील है, और अगर उतना ही समय दिया जाएगा तो अपील की सुनवाई कब होगी, है ना। तो कोर्ट आपको सजा देने के बाद इन 2 कंडीशंस में। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर गैर जमानती धारा के तहत आपको सजा हुआ है और 3 साल तक की सजा हुआ है, तो आपको केवल तब जमानत में छोड़ा जाएगा जब आप पहले जमानत पे थे, ठीक है। अगर आप ट्रायल के दौरान जमानत पे थे और 3 साल तक की सजा हुई है, तो आपको जमानत पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब आपको जमानत पे छोड़ देगी, फिर आप अपील करोगे। अपील करने के बाद उस अपीली अदालत को आपको बताना पड़ेगा कि हमको निचली अदालत से जमानत पे छोड़ा गया है, छोड़ा जाए। तो आमतौर पे हमारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छोड़ देती है, और कोई भी अपीली अदालत है वो छोड़ देती है, क्योंकि अपील में टाइम लगता है, ठीक। ये प्रक्रिया है। अब एक और बात बता दूं, अपील करेंगे आप, है ना, तो वो अपील कहां करेंगे, उसके लिए आप 374 को देखें, है ना। मगर मैं फिर आमतौर पे बता देता हूं, आमतौर पे जो होता है, आमतौर पे जो हमारे यहां प्रैक्टिस होता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अगर सजा दिया है, एकदम छोटा सजा दिया है, तो या तो अपील होगा या रिवीजन होगा, वो आपको कानून में देखना पड़ेगा, है ना। मजिस्ट्रेट ने सजा दिया तो आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है। मजिस्ट्रेट ने सजा दिया तो आप कहां जाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशंस, जिसको है ना, कोर्ट ऑफ सेशंस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सेशन न्यायालय, ठीक है। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको सजा दिया है तो आप कहां जाएंगे, हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर आपका केस सीधे हाई कोर्ट में चला है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, अगर सीधे हाई कोर्ट में चला है तो आप अपील कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सिर्फ यही एक कंडीशन होता है जहां आप डायरेक्टली अपील हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपील नहीं सुनती, ठीक है। अब चूंकि हाई कोर्ट की बात आ गई है, अब है ना, अब सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगा। देखो, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होना और हाई कोर्ट में अपील होना ये कानून में स्पष्ट है, उसका राइट है आरोपी का हाई कोर्ट में अपील करना, अगर अपील का प्रावधान है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपील बहुत कम केसेस में सुनती है ना। उसके लिए अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील को लेकर क्योंकि वो बड़ी बात अभी अपन नए लॉयर बन रहे हैं,
तो मैं समझता हूं अभी तक सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आप एक बार बताना चाहेंगे कि कैसा होता है, या फिर आप लिख के बताइएगा क्योंकि बताने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। अगर कोई सवाल है तो बताएं। कोई सवाल आपके मन में? ओके, आज का सेशन खत्म कर दें। थैंक यू।